हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, कथन और तर्क को ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे और आज ही इसको टाटा बाय बाय ख़त्म करेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है, पहले तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये चैप्टर थोड़ा सा आपको मिलता जुलता और सुनाई देगा। चलिए नेक्स्ट पेज में ही बताते हैं। देखिए, एक चैप्टर पढ़े थे हम लोग सेलोलिज्म। सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग में जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे, विश्लेषणात्मक रीजनिंग में सेलोलिज्म पढ़े हुए थे। इसमें क्या क्या था? इसमें भी कथन और निष्कर्ष होता था, स्टेटमेंट कंक्लूजन। इसमें भी क्या होता था? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेलोलिज्म से ही आते हैं एनालिटिकल में, ठीक है। तो कथन और निष्कर्ष में यहाँ, लेकिन कथन जो होता था ना, वो इस तरह से होते थे, कुछ बच्चे आदमी हैं, कुछ आदमी औरत है, सभी औरत पंजाबी है, इस तरह से क्वेश्चन होता था, जो कि सही नहीं होता था। कथन जो होता था हमारा सही होता नहीं था, उसको हम लोग कथन को सही मानते थे, ठीक है। ये हो गया सेलोलिज्म में क्वेश्चन होता था। अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कथन और निष्कर्ष, आज भी चैप्टर का नाम ही है कथन और निष्कर्ष। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो कथन और निष्कर्ष होगा, ये पूरी तरह से 100% सत्य घटना होगा, एक सही स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, ठीक है। मतलब कि जो भी लिखा हुआ होगा वो सही तो मानना ही है आपको। और निष्कर्ष जो होगा वो आपको 100% सत्य होगा, 100% एकदम सत्य होगा, ठीक है। निष्कर्ष यहाँ पे 100% सत्य होगा और कथन से सीधा जुड़ा हुआ होगा, कथन से सीधा निकला हुआ होगा, कथन से एकदम सीधा, कथन से क्या होगा? सीधा जुड़ा हुआ होगा। तो अब आप कहिएगा कि कथन से सीधा जुड़ा हुआ, ये थोड़ा जाना जाना सा लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है। तो देखिए, एक चैप्टर हम लोग 2 दिन पहले पढ़े हुए थे, कथन और पूर्व धारणाएं, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग एजम्पशन, कथन और पूर्व धारणाएं। तो जो वहाँ पर था ना, वहाँ और इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इन दोनों चैप्टर में क्या है? थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को समझिए पहले। यहाँ पर जो भी कथन में लिखा होता था, ठीक है, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें लिखी हुई होती है। एनालिटिकल में सिर्फ सेलोलिज्म में दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कथन नहीं दिया हुआ रहता है, बाकी सब जगह दैनिक जीवन से, हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी हुई बातें होती है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ लाइन सब देखने को मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो ये कथन तो यहाँ पे एक ही जैसा होगा, लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष लिखा हुआ होगा और यहाँ पे पूर्व धारणा, जो पढ़ चुके हैं हम लोग। अब पूर्व धारणा में क्या होता था? यहाँ पर भी हम लोग सत्य कथन को ही चुनते थे, और कथन में जो निहित होता था, जो कथन में निहित होता था, जो कि कथन में निहित होता था, उसको चुनते थे। तो आप बोलेंगे दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर क्या है वो समझिए। देखिए, जो कथन और निष्कर्ष है ना, ये कथन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा। तो आप बोलेंगे डायरेक्ट जुड़ा हुआ का मतलब क्या है? अर्थात पूर्व धारणा में अगर आप क्वेश्चन सुने होंगे तो हम लोग वैसे भी पूर्व धारणा को सही करते थे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले पढ़ लीजिएगा वो चैप्टर, ठीक है। तो पूर्व धारणा में हम लोग क्या करते थे कि अगर उससे जुड़ा हुआ कथन अगर हमें पूर्व धारणा सही लगता था, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं भी है, उससे जुड़ा हुआ नहीं भी है, अगर वो हमें सही लगता था, तो हम लोग क्या कहते थे कि हाँ, ये कथन में निहित है, ये कथन से ही निकल रहा है, और वो पूर्व धारणा हमारा सही हो जाता था। अर्थात वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते थे, जबकि वो कथन में लिखा हुआ नहीं होता था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कथन और निष्कर्ष जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को अपना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जो कथन में लिखा हुआ है उसको नूनू बाबू सोना करके उसी को पढ़ना है और उसी के अनुसार आंसर देना है, और आंसर वैसा ही देना है जो पूरी तरह से सत्य हो और डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, एकदम कथन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, घुमा फिरा वाला कोई बात नहीं, डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो। घुमा फिरा वाला बात हो जाएगा तो फिर वो पूर्व धारणा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों दो चीज़ें, और दोनों का अंतर कैसे समझेंगे? क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो अंतर सीधा सा बात है कि जब कथन और निष्कर्ष होगा तो वहाँ कथन निष्कर्ष लिखा हुआ होगा, और अगर ये वाला पूर्व धारणा एजम्पशन वाला आएगा तो वहाँ पे कथन और पूर्व धारणा लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब सवाल देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन दिया गया है जिसके नीचे इस पर 2 आधारित निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथन सर्वमान्य मान्यताओं से सर्वथा विपरीत ही क्यों ना हो, फिर भी आपको उन्हें सत्य मानना है, ठीक है। कथन को तो सत्य हर हाल में मानना है, हर जगह पे कथन को आपको सत्य ही मानना है। जितना भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कथन तो हर जगह पे सत्य है हमारा। इवन कुछ कुत्ता बिल्ली हम लोग इसको भी सत्य मान के सवाल बनाए हैं सेलोलिज्म में, ठीक है।
तो इसके बाद आपको दिए गए कथन तथा निष्कर्षों पर विचार करते हुए यह निर्णय करना है कि दिए गए कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलता है। उत्तर दीजिए। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, दो निकलता है, या तो एक या तो दो निकलता है, दोनों में से कोई नहीं निकलता है, एक और दो दोनों निकलता है। ठीक है, पांचों ऑप्शन देख लिए। सवाल देखते हैं। देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को 1 जून की रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच ज़मीन भी नसीब नहीं होगी। देखिए 1 जून की रोटी का मतलब होता है जो जितनी रोटी हमें ज़रूरत होती है। कहावत है एक तरह का, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 1 जून की रोटी कहते थे, मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। मतलब इसका मोटा मोटा यही होता था, ठीक है, कि 1 जून की रोटी मतलब कि हम लोग को जो है दैनिक जीवन में जितना भोजन चाहिए उतना मिल जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आप मोटा मोटा यही समझ लीजिए, बाकी उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, खाली आप उसको रोटी भी समझ लीजिएगा तो काफ़ी है। तो सवाल क्या, कथन क्या है, देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को 1 जून की रोटी और आश्रय के लिए 1 इंच ज़मीन भी नसीब नहीं होगी। ठीक है, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए। अब बताइए सब कथन जो दिया हुआ है वो किसके बारे में समस्या को दर्शा रहा है या किसके बारे में कथन बता रहा है। तो आप कहिएगा कथन जो दर्शा रहा है वो जनसंख्या को लेकर के चिंतित है। वो किसको लेकर के चिंतित है, वो जनसंख्या को लेकर के चिंतित है। तो कृषि को आप अधिक से अधिक उन्नत कर भी लीजिएगा तो इसका क्या ही लेना देना है जनसंख्या से। कृषि को उन्नत कर देने से आप फसल बढ़ा लीजिएगा, आप खेती ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन क्या इससे जनसंख्या कम अधिक हो जाएगी, तो आप कहिएगा नहीं होगा। तो ये कथन कहीं से भी सत्य नहीं लग रहा है। ठीक है, ये कथन इससे कहीं से भी सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सत्य है, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कथन। समझ गए, बहुत ही आसान है। एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है जो हम लोग एजम्पशन में लगाते थे कि ये वहाँ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, एजम्पशन में ये दिमाग लगाते थे। यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सीधा दिखेगा कि हाँ ये जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष तौर पे और 100% सही है, तो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर को अवॉइड कीजिएगा, बहुत बार बता चुके हैं कि बुक से क्वेश्चन जहाँ तहाँ से लेते हैं तो नंबर हम कभी देख के नहीं लेते हैं, जो क्वेश्चन अच्छा लगता है वो उठा लेते हैं। कथन, भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। ठीक है, निष्कर्ष दिया हुआ है केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। देखिए ऐसा कहाँ कहा गया है कथन में कि केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। हो सकता है किसी और मौसम में भी किसी और रुकावट के कारण रेल सेवा रुकती है, हमेशा होता है, बाढ़ के कारण भी रुकती है। ठीक है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है उसके कारण से भी रुकती है, कभी वहाँ पे काम चलने लगता है उसके कारण से भी रुकावट होती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, कभी आग लग जाए, बहुत सारा भयानक आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, महीनों महीने वहाँ पे फिर ट्रेन रुक जाती है, ठीक कर वहाँ समय लग जाता है, पटरी वगैरह सब कुछ ठीक करने में। तो कहीं से भी यहाँ पे कथन से हम ये नहीं बता सकते हैं कि सिर्फ वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है, ये हम कहीं से भी नहीं बता सकते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला वाला तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये गलत है। दूसरा क्या है, भारी वर्षा प्रायः रेल सेवाओं में बाधा डालती है। देखिए अब ये भी सही है, भारी वर्षा जब भी होती है वो आमतौर पे, यहाँ प्रायः शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, वो आमतौर पे रेल सेवाओं में बाधा डालती है। तो ये 100% सत्य बात बोल रहा है। और भारी वर्षा के कारण रेल सेवा बाधित होती है। ठीक है, इस बार रुकावट नहीं आई। ठीक है, बावजूद भी रेल सेवा में कोई रुकावट नहीं आई, बावजूद भी बोल रहा है तो मतलब कि इस बार रुकावट नहीं है, लेकिन रुकावट आती है, नहीं तो बावजूद शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ये 2 वाला सही है। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। जाहिर सी बात है, समान नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज़्यादा है। कौन कह दिया ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज़्यादा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हर जगह का डेटा अलग अलग है। हर जगह का डेटा जो है अलग अलग है। कहीं पर गाँवों में निर्धनता अधिक है, कहीं पर शहरों में निर्धनता। ठीक है, तो ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और ना ही इसके बारे में सबसे बड़ा बात, ये ऐसा सत्य है कि असत्य है ये हमें माथा भी नहीं लगाना है।
कहीं पर भी प्रश्न में ये नहीं कहा गया है कि ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता, तुलना नहीं किया गया है कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो इस पे माथा नहीं लगाना है, आपको तुरंत कहिए कि यह निष्कर्ष गलत है। दूसरा क्या है, परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है। कहीं पे भी कहा गया है प्रश्न में कि भारत में परिवार का असीमित आकार जो है भारत में निर्धनता का कारण है? आप कहिए ऐसा भी नहीं कहा गया है। जब ऐसा नहीं कहा गया है तो दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, ना तो निष्कर्ष एक सही है ना ही निष्कर्ष दो यहाँ पे तर्कसंगत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन है श्याम हरि का पिता नहीं है। ठीक है, हरि सुरेश का पुत्र है, सुरेश के 3 पुत्र हैं। ठीक है, सुरेश के 3 पुत्र हैं। ठीक बात है, ये तो दे दिया एकदम, वो तो ब्लड रिलेशन दे दिया ये तो एक तरह का। ठीक है, अब देखिए हरि का पिता नहीं है, हरि का पिता नहीं है। ठीक बात है, हरि जो है सुरेश का पुत्र है, हरि का पिता नहीं है, हरि सुरेश का पुत्र है। ठीक बात है। चलिए, हरि श्याम का भाई है, हरि जो है श्याम का भाई है। क्या प्रश्न में कहीं पर भी श्याम के बारे में चर्चा किया गया है? क्या प्रश्न में कहीं पर भी श्याम के बारे में चर्चा किया गया है? तो आप कहिएगा श्याम के बारे में कहीं पर भी क्वेश्चन में चर्चा नहीं किया गया है। तो हरि श्याम का भाई है नहीं है, हमें एकदम भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। दूसरा है सुरेश जो है हरि का पिता है। ठीक है, सुरेश जो है, अच्छा श्याम है, श्याम है, माफ़ी चाहेंगे, एक सेकंड, श्याम तो पहला है, कथन के साथ जुड़ा हुआ देख लिए, इसलिए श्याम जो है हरि का पिता नहीं है। ठीक है, चलिए श्याम और हरि के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं दिया हुआ है। श्याम जो हरि का पिता नहीं है, तो हो सकता है भाई हो, मौसा हो, मामा हो, चाचा हो, दादा हो, नाना हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो श्याम हरि का भाई है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं कहा गया कथन में। ठीक है, फिर भी हमारा ये गलत ही होगा। दूसरा है सुरेश जो है हरि का भाई है। अब जो सुरेश है वो हरि का भाई है, कहीं भी ऐसा लिखा मान सुरेश जो है हरि का पिता है, सुरेश जो है हरि का पिता है, हरि जो है सुरेश का पुत्र है। देखिए समझिए, सुरेश का पुत्र कौन है? सुरेश का पुत्र कौन है? हरि है। ठीक है, सुरेश जो है क्या है? हरि का पुत्र है। सुरेश जो है किसका पुत्र है? हरि जो है किसका पुत्र है? सुरेश का पुत्र है। ठीक है, अब आप बताइए, सुरेश जो है हरि का पिता है, सुरेश जो है हरि का पिता है, सुरेश जो है हरि का पिता है। क्या आप कह सकते हैं कि हरि का पिता है? बताइए तो हाँ या ना होगा कि नहीं। देखिए आपका दिमाग कितना चलता है। ये भी गलत हो जाएगा। आप कहिएगा ये क्यों गलत हो जाएगा? ठीक है, ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि सुरेश जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। हमें नाम पे नहीं जाना है, हमें क्या करना है? नाम पे नहीं जाना है। सुरेश हो सकता है कि उसकी माता का नाम हो, सुरेश उसकी माता का नाम हो, सुरेश माता को नाम हो, तब भी तो हो सकता है कि हरि जो है सुरेश का पुत्र है, तब भी सही है। हम अपने माँ बाप दोनों के पुत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉजिक लगाया जा सकता है और इसके आधार पर हम कहेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि सुरेश जो है हरि का पिता है, सुरेश जो है हरि का पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, हरि के बारे में क्या बोल रहा है कि हरि जो है सुरेश का पुत्र है। उसके बाद पूछ रहा है कि सुरेश जो है हरि का पिता है। नहीं, हमें नहीं पता है, सुरेश का माता भी हो सकता है। सुरेश जो है हरि की माता भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय निर्माण कार्य हेतु सक्षम अनुभवी ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ठीक है, निष्कर्ष, निविदाएं केवल सक्षम अनुभवी ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। बिल्कुल यही लिखा हुआ भी है कि निविदाएं जो है सक्षम अनुभवी ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। तो बिल्कुल सत्य एकदम लिखा हुआ ही है, वही उतार दिया गया है डिट्टो। ठीक है, इसके बाद है उच्च स्तरीय निर्माण कार्य हेतु सक्षम, ठीक है,
उच्च स्तरीय निर्माण कार्य हेतु सक्षम अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निविदाएं केवल सक्षम अनुभवी ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है, तो ये ठीक बात है, सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, निर्माण कार्य की निविदाओं में सक्षम व्यक्ति को ज्ञात करना कठिन है। हमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि सक्षम व्यक्ति जो है उसको ज्ञात करना, उसको खोजना मुश्किल है। प्रश्न में ऐसा कहीं भी नहीं कहा, कथन में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया, तो हम लोग कहेंगे ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे केवल निष्कर्ष एक यहाँ पे सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा और सीमित परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। शिक्षा और सीमित परिवार अर्थात छोटा परिवार, ठीक है, वो क्या होगा, राष्ट्र को समृद्धि की ओर, विकास की ओर आगे ले जाएंगे। ठीक है, ये कथन में कह रहा है। चलिए, इस समय जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, आर्थिक विपत्ति चल रहा है, ये यहाँ पे समय का जो घटना वर्णन किया गया है आर्थिक विपत्ति का समय किया गया है। अब निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, शिक्षा एवं सीमित परिवार का राष्ट्र की समृद्धि से सीधा संबंध है। बिल्कुल सीधा संबंध है, कथन में यही कहा भी गया है, पीछे भी यही कहा गया था, यहाँ भी यही कहा गया है। इसको आप एकदम सही कर सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, शिक्षा का खर्च वहन करने में बड़े परिवारों को मुश्किल होती है। कौन कह दिया कि बड़े परिवारों को शिक्षा वहन करने में मुश्किल होती है? कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कथन में कि बड़े परिवार अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हो सकता है और अच्छा से पढ़ा पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम कहेंगे केवल निष्कर्ष एक जो है तर्कसंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 और 13 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा। ठीक है, ऊर्जा के अलौकिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा। ठीक है, निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, अत्याधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा लौकिक स्रोतों का स्थान ले रही है। ठीक है, ये पहला बात बोला। दूसरा क्या बोला यहाँ पे, पर्यावरण का अति दोहन ऊर्जा के लौकिक स्रोत के क्षय का कारण है, ऊर्जा के लौकिक स्रोत का कारण है। देखिए लौकिक क्या हुआ, जो मौजूद है, जो जैसे कि मौजूद है। अलौकिक क्या हो गया, जो हम लोग निर्माण करते हैं। ठीक है, मैन मेड जो हम लोग करते हैं अलौकिक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा के अलौकिक स्रोत का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा। देखिए अभी जो ऊर्जा होता है वो ज़्यादातर लौकिक है। ठीक है, वो ज़्यादातर लौकिक है, तो जाहिर सी बात है अलौकिक जैसे जैसे बढ़ते, क्योंकि लौकिक तो फिक्स है, तो अलौकिक जैसे जैसे बढ़ते चलेगा ना, अलौकिक का जैसे जैसे बढ़ते चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो लौकिक स्रोतों का स्थान ले लेगा। बिल्कुल ये ठीक बात बोल रहा है। पहला वाला जो बोला कि आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा लौकिक स्रोतों का स्थान ले रही है, बिल्कुल ठीक बात है। तभी जो है अलौकिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा, ये ठीक बात है। दूसरा बोल रहा है पर्यावरण का अति दोहन, पर्यावरण का अति दोहन हम लोग शोषण कर रहे हैं, उसके कारण से ऊर्जा के लौकिक स्रोत के क्षय का कारण है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ऊर्जा के लौकिक स्रोत से, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये बात कि पर्यावरण का अति दोहन जो है क्षय का कारण है, और ये 100% ट्रू बात है। पर्यावरण हम लोग बर्बाद कर ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे ई नंबर। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही तर्कसंगत है। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं, मरुस्थलों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता है। मरुस्थलों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता है, ये कथन में बोला गया है। अब निष्कर्ष क्या है कि मरुस्थलों में ऊँट ही आवागमन का सबसे सस्ता साधन है। बिल्कुल ये भी बात ठीक है, मरुस्थलों में जो है ऊँट ही जो है आवागमन का सबसे सस्ता साधन है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ऊँट को एक बार पानी पिला दीजिए, लेके चले जाइए, वो लंबा समय तक चला जाता है। ठीक है, बाकी किसी भी जानवर को आप लेके जाते हैं तो उसमें आपको खर्च ज़्यादा आएगा। तो ये जो कथन बोल रहा है ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है। ये ऊँट के बारे में कथन में बोल रहा है, और ऊँट से ये मरुस्थल का ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ कथन है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष है एकदम। ठीक है, और ये 100% ट्रू भी है, ये 100% ट्रू भी है, और ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये सही है। दूसरा क्या है, मरुस्थलों में ऊँट अधिकता में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि आसानी से वहाँ वो रह लेते हैं, गर्मी झेल लेते हैं, तो आसानी से उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल ये भी 100% ट्रू बात है, और ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है, तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा ई नंबर।
और इसमें भी आंसर हो जाएगा ई नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है, एक कॉरपोरेट जनरल मैनेजर ने अपने नीचे काम करने वाले 4 मैनेजरों को कहा कि कल शाम तक या तो वे खुद त्यागपत्र दे दे या बर्खास्तगी के लिए तैयार रहे। परिणाम स्वरूप 2 लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। परिणाम स्वरूप 2 लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। अगले दिन बाकी बचे 2 मैनेजर त्यागपत्र दे देंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए हुआ क्या है, कुछ धांधली किया होगा मैनेजर सबको, जो डायरेक्टर मैनेजर है वो क्या बोला, अच्छा मैनेजर के नीचे जो स्टाफ होगा, ठीक है, एक कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर, ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, जनरल मैनेजर यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और ये बोल रहा है जनरल मैनेजर कि भाई तुम लोग जो गलत काम किए हो या तो इस्तीफा दे दो या तो कल भाई तुम लोग को हम फायर कर देंगे, निकाल देंगे तुम लोग को। तो 2 लोग क्या किया, 2 लोग इस्तीफा दे दिया। 2 लोग क्या किया, उसी दिन इस्तीफा दे दिया। ये प्रश्न में बोला गया है। अब इसके आधार पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, अगले दिन बाकी बचे 2 मैनेजर त्यागपत्र दे देंगे। ये संभावना है, जरूरी नहीं है कि दे दें। उसके बाद दूसरा क्या है, जनरल मैनेजर, ये 100% ट्रू है क्या, ये 100% ट्रू है, तो आप कहिएगा नहीं 100% ये ट्रू नहीं है। जनरल मैनेजर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, ठीक है, ये भी 100% ट्रू नहीं है। हो सकता है उससे पहले वो इस्तीफा ही दे दे, तो फिर बर्खास्त करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, तो आप सोच रहे होंगे अगर ये आंसर होगा कि ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है ना ही 2 निकलता है, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर या वाला केस बन रहा है, यहाँ पर या वाला केस बन रहा है। देखिए यहाँ पर 2 ही सिनारियो है, या तो मैनेजर जो लोग गलती किया है वो लोग खुद से अपना इस्तीफा दे दे, रिज़ाइन दे दे, या तो उन लोगों को निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, या तो निष्कर्ष 1 सही है या तो 2 सही है। हो सकता है कि बाकी बचा 2 मैनेजर खुद से त्यागपत्र दे दे, और अगर ये नहीं हुआ तो पक्का बात है कि जनरल मैनेजर उसको नौकरी से बर्खास्त कर देगा। तो दोनों में से एक तो 100% ट्रू है, कौन सा ट्रू है हमको नहीं पता, लेकिन कंफर्म 1 to 100% ट्रू होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से भी सवाल आपको आते हैं, यूपीएससी वगैरह बड़े एग्जाम में इस तरह से भी सवाल आते हैं कथन और निष्कर्ष के, ठीक है। देखिए ज़्यादातर व्यापारिक कार्यालय इस बिल्डिंग में दूसरी मंजिल से 8वीं मंजिल के बीच है। यदि किसी बिल्डिंग में 3 से अधिक मंजिलें हैं तो वहाँ लिफ्ट है। देखिए जिस भी बिल्डिंग में 3 से अधिक मंजिल है, अर्थात 3 से ज़्यादा, ठीक है, 4 से अगर स्टार्ट है तो वहाँ पे क्या है, यहाँ से लिफ्ट की सुविधा है। 4, 5, 6, 7, 8 आगे जितना भी मंजिला होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 3 से अधिक मंजिला है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, लिफ्ट की सुविधा है। पहला बात ये बात बोला, यदि किसी बिल्डिंग में 3 से अधिक मंजिलें हैं तो वहाँ लिफ्ट है, ठीक है। और ऊपर में क्या बोला है, ज़्यादातर व्यापारिक कार्यालय इस बिल्डिंग में दूसरी मंजिल से 8वीं मंजिल के बीच में है, ठीक है। अब व्यापारिक कार्यालय जो है वो बोल रहा है कि दूसरी से 8वीं के बीच में है। दूसरी से 8वीं के बीच में है तो पक्का कहाँ पे होगा, दूसरी से 8वीं के बीच बोला है, तो आप बताइए 3 पे होगा, नहीं तो 4 पे होगा, नहीं तो 5 पे होगा, नहीं तो 6 पे होगा, नहीं तो 7वां मंजिल पे होगा। इसी मंजिल पर तो होगा। अगर 2 से 8 के बीच में है तो 3, 4, 5, 6, 7 पे होगा, ठीक है। अब बताइए आप निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, ठीक है। किसी भी मंजिल पर लिफ्ट के जरिए पहुंचा जा सकता है। क्या पहुंचा जा सकता है किसी भी मंजिल पर लिफ्ट के जरिए? आप बोलिए नहीं पहुंचा जा सकता है। अब बताइए तीसरा मंजिला पर जाना होगा तो लिफ्ट है उसके लिए? नहीं है तीसरा मंजिला पर लिफ्ट। 3 से ऊपर मंजिला है वहाँ पर लिफ्ट है, 1, 2, 3 के लिए लिफ्ट नहीं है, ठीक है। हो सकता है ग्राउंड फ्लोर भी हो, ठीक है। तो यहाँ पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा बोल रहा है कि तीसरी मंजिल के ऊपर लिफ्ट नहीं चलती है। तीसरी मंजिल के ऊपर ही तो लिफ्ट चलती है, बोल रहा है नहीं चलती है, सरासर गलत बात बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा है 7वीं मंजिल के लिए लिफ्ट उपलब्ध है। बिल्कुल 7वीं मंजिल के लिए लिफ्ट उपलब्ध है, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरी मंजिल के लिए लिफ्ट है, दूसरी मंजिल के लिए लिफ्ट नहीं है। 3 से नीचे के लिए है भी नहीं, 1, 2, 3 के लिए लिफ्ट नहीं है, और 3 से ऊपर के लिए लिफ्ट है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट सवाल देखते हैं। 21 नंबर कथन है, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं, ठीक है। अतः वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते, या भोजन लिखा हुआ है, जो भोजन नहीं करते हैं खराब खिलाड़ी हैं। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ये बोल दिया गया है, जो संतुलित भोजन नहीं करेगा वो खराब खिलाड़ी है, बात खत्म, कोई इसमें अगर मगर नहीं।
प्रश्न में ये लाइन बोल दिया है कि संतुलित भोजन नहीं करोगे तो मेरी नज़र में तुम खराब खिलाड़ी हो। कथन को तो सही मानना ही है। चलिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। कोई खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता। कहीं पे भी ऐसा बोला है कि खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता? और जीतना कौन नहीं चाहता है? बिना पढ़े आप नहीं चाहते हैं कि तुक्का लग के आपका 100 का 100 नंबर सही हो, 100 क्वेश्चन सही हो जाए? तो ये गलत बात बोल रहा है। कोई भी खिलाड़ी, कोई खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ भी नहीं है और ये गलत बात है। ठीक है, 100% ट्रू नहीं है ये। ठीक है, ये जो निष्कर्ष है ये 100% ट्रू नहीं है। खराब खिलाड़ी भी चाहता है कि वो जीते। इसके बाद क्या बोला? कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता, कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं है। देखिए यही लाइन तो बोला हुआ है, जो भी सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता है वो खराब खिलाड़ी है। खराब खिलाड़ी का मतलब क्या होता है? वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। तो ये बिल्कुल सत्य है, यही कथन में बोला भी गया है। बाकी दो को भी देख लेते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वो अच्छा खिलाड़ी है, ये कहीं भी नहीं बोला गया है। आपको अगर भ्रम है तो तोड़ देते हैं आपका। सभी अच्छे खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं, सभी अच्छे खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं वो खिलाड़ी, ठीक है, सभी अच्छे खिलाड़ी जो है जीतना चाहते हैं। सभी अच्छे खिलाड़ी क्या होता है? जीतना चाहते हैं। और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे संतुलित भोजन करते हैं। क्या बोल रहा है? जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वो संतुलित भोजन करते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं बोल रहा है कि जो संतुलित भोजन करता है वो अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि संतुलित भोजन करके भी वो अच्छा खिलाड़ी हो जाए, और ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। तो ये वाले को हम सही नहीं कहेंगे, क्योंकि जो लाइन जुड़ा हुआ है ना संतुलित भोजन से, वो ये वाला जुड़ा हुआ है। देखिए ब्लू से दिखाते हैं कि जो खिलाड़ी जीतना चाहता है वे सभी संतुलित भोजन करते हैं। अर्थात जो जीतना चाहता है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो संतुलित भोजन करते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं बोला जा रहा है कि जो संतुलित भोजन करेगा अच्छा भोजन भी करेगा। जरूरी थोड़ी है कि वो अच्छा खिलाड़ी हो सकता है वो बहुत ही हेल्दी हो लेकिन फिर भी वो संतुलित भोजन करता हो। ठीक है, वो खेलता नहीं हो फिर भी, ये भी तो हो सकता है कि अच्छा भोजन करने वाला खेलता ही ना हो, उसकी खेल में कोई रुचि ही ना हो। ऐसा हमें कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। डी नंबर में बोला गया है सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं वे अच्छे खिलाड़ी हैं। कहीं भी ऐसा बोला है? सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं वे अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऐसा कहीं भी बोला गया है क्या? देखिए सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, लेकिन जो जीतना चाहते हैं सभी अच्छे खिलाड़ी हैं। खराब खिलाड़ी भी चाह रहा है कि हम जीत जाएं, तो वो अच्छा खिलाड़ी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। तो यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है, बहुत दिमाग ख़राब करता है, खखोर खखोर के दिमाग खींच के क्वेश्चन लेता है। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो 100% ट्रू है वो यही है जो लाइन में यहाँ पे कथन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जो खिलाड़ी संतुलित भोजन नहीं करता है, सीधा बोला है कि वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, और यही लाइन लिखा हुआ है हूबहू सेम टू सेम। आप कहिए ये सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।